The Standard 9 NCERT Science के lesson number 15 Improvement in the Food Resource Part 2. 15.1.2 Part 3 Cropping Pattern देखेंगे. Different ways of growing crops can be used to give the maximum benefit. अलग अलग टाइप के क्रॉप अगर ग्रो करेंगे फार्मर तो अलग अलग टाइप के बेनिफिट होंगे. Mixed cropping is growing 2 or more crops simultaneously on the same piece of land. एक ही जगह पे 2-4 क्रॉप लेने के उसको बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग. जैसे कि एक ही ज़मीन पे ले लिया वीट और ग्राम, या फिर वीट और मस्टर्ड, ग्राउंड नट या फिर सनफ्लावर. इसकी वजह से जो रिस्क है उनका फार्मर का वो कम हो जाएगा और इंश्योरेंस भी मिल जाएगा. एंड गिव सम इंश्योरेंस अगेंस्ट द फेलियर ऑफ द वन ऑफ द क्रॉप. और दोनों में से अगर कोई एक क्रॉप फेल हो गया तो उसके इंश्योरेंस के थ्रू उनको पैसे भी मिल सकते हैं. इंटरक्रॉपिंग देखेंगे. इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 और द मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन द डिफाइनेड पैटर्न. एक ही ज़मीन के ऊपर आप अलग अलग रो डिसाइड करके एक डिफाइनेड पैटर्न में क्रॉप ग्रो कर सकते हो, 2 या 3 से ज़्यादा, जिसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग. द फ्यू रो ऑफ अ क्रॉप अल्टरनेट विद द फ्यू रो ऑफ अ सेकेंड क्रॉप. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सोयाबीन और मेज की ले लिए, फिंगर मिलेट और कॉपर पी की ले लिए, काउ पी की ले ली, सॉरी. The crops are selected such that the nutrient required are the different. ऐसे क्रॉप ग्रो करने के होते हैं जो ज़मीन से जो न्यूट्रिशन उन्हें चाहिए वो सबको अलग अलग चाहिए, ताकि ज़मीन सबको इक्वल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दे पाए, जो हम लोग मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट में पढ़ के आए. दिस इंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट सप्लाई. इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि उनका जो यूटिलाइजेशन होगा न्यूट्रिएंट का वो मैक्सिमम होगा. And also prevent the pest and the disease from spreading to the plant belonging to the one crop in the field. उसकी वजह से जो पेस्ट होंगे, जो डिजीज होंगे, वो एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप में जाने के चांसेस कम होंगे. दिस वे बोथ द क्रॉप कैन बी गिव द बेटर रिटर्न. और दोनों क्रॉप अच्छा खासा रिटर्न देंगे. यहाँ पे आपको पिक्चर में इंटरक्रॉपिंग देखने को मिल रही होगी कि आप एक बाजू फूल गोभी डाली है तो एक बाजू आपको पत्ता गोभी देखने को मिल रही है, या फिर दूसरी बाजू आपको ग्रेप्स के पेड़ देखने को मिल रहे हैं. कुछ अलग अलग टाइप की इंटरक्रॉपिंग की हुई है. मतलब एक ही फार्म में 3 अलग अलग क्रॉप यहाँ पे ग्रो किए हुए हैं. The growing of the different crop in a piece of a land is pre-planned succession is known as a crop rotation. So इस हिसाब से pre-plan करके क्रॉप अलग अलग क्रॉप एक ही ज़मीन पे लेने के इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन. मतलब ये साल हम लोगों ने कोई सपोज टू बी वीट का क्रॉप लिया, नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने राइस का लिया. डिपेंडिंग ऑफ द ड्यूरेशन द क्रॉप रोटेशन इज डन डिफरेंट कॉम्बिनेशन. तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ क्रॉप रोटेशंस करना चाहिए. अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड इरिगेशन फैसिलिटी डिसाइड द चॉइस ऑफ क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड आफ्टर वन हार्वेस्ट. तो अलग अलग मॉइस्चर कि सॉइल की मॉइस्चर कैपेसिटी कैसी है, इरिगेशन फैसिलिटी कैसे अवेलेबल है, उस हिसाब से और उसके साथ कौन से क्रॉप नेक्स्ट ग्रो कर दिए जाएंगे वो सोचा जाता है. If the crop rotation is done properly, then the 2 or the 3 crops can be grown in a year with a good harvest. तो पूरे एक ही साल में अगर क्रॉप रोटेशन अच्छे से किया जाए तो शायद 1, 2 या 3 या उससे ज़्यादा भी क्रॉप अच्छे से हार्वेस्ट कर दिए जा सकते हैं. सिर्फ फार्मर को एक ही प्लांट पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा. 15.1.3 देखेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. क्रॉप रेडी हो गया, उसे प्रोटेक्शंस करना भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है, तो उसके लिए देखेंगे फील्ड क्रॉप्स आर इन्फेस्टेड बाय द लार्ज नंबर ऑफ द वीड्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड डिजीज. जब क्रॉप रेडी हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खतरा होता है कि उनको डिजीज ना हो जाए, पेस्ट कट अटैक ना कर ले, या फिर वीड्स ना हो जाए. इफ द वीड्स पेस्ट आर नॉट कंट्रोल एट द अप्रोप्रिएट टाइम दे कैन बी डैमेज द क्रॉप सो दैट द मोस्ट ऑफ द क्रॉप इज लॉस्ट. अगर वीड्स मीन्स उसके साथ जो छोटी छोटी घास उगाती है वो अगर वो ढंग से कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो प्लांट होगा उसके साथ न्यूट्रिशंस में वीड्स कंपटीशन कर देगा. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन ये वीड ही ले लेगा ग्रो होने के लिए, तो प्लांट फेल हो जाएगा. सो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब फार्मर को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वीड्स है वो टाइम टू टाइम हटा दी जाए. सो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट इन द कल्टिवेटेड फील्ड. और वीड का यहाँ पे डिफाइन दिया हुआ है कि अनवांटेड जो प्लांट होते हैं जो फील्ड में उग जाते हैं उसको बोलते हैं वीड्स. कुछ वीड्स के नाम दिए हुए हैं जो इंटरनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ज़ैंथियम जिसको बोलते हैं घोखरू, और पार्थेनियम जिसको बोलते हैं गजर घास, और नेक्स्ट बोलते हैं दैट इज़ साइपर्निनस, दैट इज़ रोटुंडस, मोथा. ये कुछ घास के नाम है, कुछ वीड्स के नाम है. दे कम्पीट फॉर द फूड स्पेस एंड लाइट. ये प्लांट के साथ फूड स्पेस और लाइट के लिए फाइट करते हैं. मतलब उनको भी ये फूड स्पेस और लाइट चाहिए होता है, तो उसकी वजह से क्रॉप यहाँ पे उनको तकलीफ भुगतनी पड़ती है, वो ग्रो नहीं हो पाते हैं. तो इस हिसाब से वीड को टाइम टू टाइम निकाल देना चाहिए. वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ अ क्रॉप.
और वीट ज़्यादा न्यूट्रिशंस ले लेता है और जो क्रॉप होता है वो रिड्यूस हो जाता है। देयरफॉर रिमूवल ऑफ अ वीट फ्रॉम द कल्टिवेटेड फील्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ अ क्रॉप ग्रोथ इज एसेंशियल ऑफ द गुड हार्वेस्टिंग। जो एक स्टेज के बाद वीट को हटा देना ही अच्छे हार्वेस्ट का एक निशानी होता है। जनरली इंसेक्ट एंड द पेस्ट अटैक द प्लांट इन 3 वेज। जो इंसेक्ट या पेस्ट होते हैं वो प्लांट को 3 वे में अटैक करते हैं। पहले तो वो रूट और स्टेम्स और लीफ को कट करते हैं। दे सक द सेल पल्प, जो सेल का पल्प होता है, जो उन्होंने रस रेडी किया होता है प्लांट का, वो चूस लेते हैं। दे बोर्न द स्टेम एंड फ्रूट, और फ्रूट और स्टेम के अंदर घुस जाते हैं। एंड फिर वो जो क्रॉप होता है उसकी हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करते हैं। इसकी वजह से जो येल्ड होता है वो कम हो जाता है, मतलब जो ग्रो होता है, क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। डिजीज इन प्लांट्स आर कॉज बाय द पैथोजन, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस। डिजीज एक्चुअली जो होता है वो ऐसे प्लांट होता है, डिजीज अगर प्लांट के अंदर डिजीज के बारे में बात करें तो पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, उनको भी ये अटैक करते हैं। पैथोजन कैन बी प्रेजेंट इन एन एयर एंड ट्रांसमिट थ्रू द सॉइल, वाटर एंड एयर। पैथोजन हवा में भी प्रेजेंट होते हैं, सॉइल, वाटर और हवा में से ट्रांसमिट होते हैं, मतलब प्लांट के अंदर एंटर होते हैं। वीड्स, इंसेक्ट्स, डिजीज कैन बी कंट्रोल बाय द वेरियस मैथड। वीड्स, इंसेक्ट्स और डिजीज, ये तीनों चीज़ों को अलग अलग मैथड से रोका जा सकता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज मैथड इज यूज ऑफ द पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड यूज़ कीजिए जिसमें हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स आती है। ये केमिकल क्रॉप के ऊपर ट्रीटिंग के लिए, सीड्स और सॉइल की ट्रीटिंग के लिए छाट लिए जाते हैं। हावेवर बहुत ज़्यादा यूज़ करना भी पॉइजनस हो सकता है प्लांट, एनिमल, इसके लिए एनवायरमेंट पोल्यूशन भी हो सकता है। वीड्स कंट्रोल मेथड ऑल्सो इंक्लूड द मैकेनिकल रिमूवल। और जो वीड कंट्रोल मेथड के अंदर मैकेनिकल रिमूवल मीन्स हाथ से भी रिमूव हो सकते हैं, मशीन से भी रिमूव हो सकते हैं। प्रिवेंटिव मेथड सच एज प्रॉपर सीड्स बेड प्रिपरेशंस, एक अच्छा सा जब सीड्स ग्रो करे तब उसका अच्छा खासा बेड प्रिपेयर कर दिया गया हो, ये भी एक मेथड हो जाएगा। क्रॉप को राइट टाइम पे शोविंग कर लेना है, मतलब उसको डाल देना है अंदर उसको ग्रो करने के लिए। इंटरक्रॉपिंग अच्छी करनी चाहिए, क्रॉप रोटेशंस, ये कुछ मेजरमेंट है जो वीड कंट्रोल करने के लिए इसेंशियल है। सम अदर प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट द पेस्ट आर यूज द रेजिस्टेंट वेराइटी एंड समर प्लाविंग। समर के अंदर प्लाविंग कीजिए और पेस्ट के रेजिस्टेंस जो वेराइटी आती है ना, मतलब जो इंसेक्टिसाइड्स आते हैं वो डाल दीजिए। इन विच द फील्ड आर प्लाउड डीप इन द समर। समर के अंदर जो ज़मीन होती है उन्हें ऊंडाई तक खोद लेना चाहिए ताकि वीड्स और पेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाए पहले से ही। यहाँ पे कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ एनिमल प्रोडक्ट दिए हुए हैं और उसमें से कौन कौन सा विटामिन है इसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। वो बहुत ही कम अमाउंट में से मिलते हैं। स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स देखते हैं। स्टोरेज लॉसेज इन दैन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई। स्टोरेज ऑफ द ग्रेन मीन्स ग्रेन को हम लोगों ने बचा लिया अभी, तो हम लोग को उसको स्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रेडी हो जाती है तो फैक्टर जैसे कि बायोटिक फैक्टर जैसे कि इंसेक्ट, रोडेंट, फंगाई, माइटीज, बैक्टीरिया, अबायोटिक, इनएप्रोप्रिएट मॉइस्चर्स, वो ये सारे बायोटिक थे। अभी अबायोटिक जो एलिमेंट है वो है मॉइस्चर्स, टेम्परेचर। स्टोरेज के टाइम पे ये बहुत ही अफेक्ट करते हैं ग्रेन्स को। दिस फैक्टर्स कॉज डिग्रेडेशंस इन द क्वालिटी। इसकी वजह से जो क्रॉप रेडी हुआ आता है उसकी क्वालिटी, उसका वेट, उसका जर्मिनेशंस, उसका कलर चेंज हो जाना, उसका मार्केटेबिलिटी कम हो जाना, ये सब चीज़ें के पीछे ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ये फैक्टर को अगर ढंग से ट्रीटमेंट नहीं मिलती है या फिर फैक्टर को कंट्रोल नहीं किया जाता, सिस्टमेटिकली वार हाउस में नहीं किया जाता, तो क्रॉप फेल होने के, रेडी होने के बाद भी चांसेस रहते हैं। Preventive and the control measures are used before grains are stored for the future use. So preventive and control measures पहले यूज़ करने चाहिए उसे स्टोर करने से पहले। They include the strict cleaning of the produce before storage. स्टोरेज करने से पहले उसे स्ट्रिक्टली क्लीन करना चाहिए, ड्राई करना चाहिए सनलाइट के अंदर, फिर वापस से शेड के अंदर डालना चाहिए। एंड फ्यूमिगेशंस यूजिंग केमिकल दैट कैन किल द पेस्ट, और थोड़े पाउडर्स या फिर थोड़े केमिकल भी डालने चाहिए ताकि फंगस और पेस्ट उसे वापस से अटैक ना करे। नेक्स्ट देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब ये हो गया कि आपको एनिमल को ऐसा स्पेस प्रोवाइड करना है आर्टिफिशियली ताकि वो अच्छे से ग्रो हो पाए और अच्छा सा येल्ड दे, मिल्क, मीट या फिर अंडे, कुछ भी हो सकता है। इट इंक्लूड वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज फीडिंग, ब्रीदिंग, डिजीज कंट्रोल। एनिमल बेस्ड ऑन फार्मिंग इंक्लूड कैटल, गोट, शीप, पोल्ट्रीज, फिश फार्मिंग। ये अलग अलग टाइप के एनिमल के नाम बताया है जो पोल्ट्री फार्मिंग में यूज़ होते हैं। एज अ पॉपुलेशन इंक्रीज द लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है लोगों की जीने का तरीका भी बदलता जा रहा है। द डिमांड ऑफ मिल्क, एग, मीट ये भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
Also, the growing awareness of the need for the human treatment of the livestock has brought into the new limitation in the livestock farming. कभी कभी क्या हो जाता है कि जो ह्यूमन की ट्रीटमेंट है लाइफ स्टॉक्स को हैज़ बॉट अ न्यू लिमिटेशन लाइफ स्टॉक्स फार्मिंग। लाइफ स्टॉक फार्मिंग के अंदर एक रोड़ा डाल देती है, एक लिमिटेशन आ जाती है कि आप इस हिसाब से एनिमल्स को ट्रीट नहीं कर सकते। दस लाइफ स्टॉक प्रोड्यूस ऑल्सो नीड टू बी इम्प्रूव। सो ऐसे केसेस में जब सिर्फ क्रॉपिंग के ऊपर डिपेंड नहीं है ह्यूमन, यहाँ पे एनिमल के ऊपर भी इक्वली डिपेंडेंट है। सो क्रॉप को देखने के साथ साथ एनिमल को भी लुक आफ्टर करने की ज़रूरत पड़ती है। पहले देखेंगे उसमें से कैटल फार्मिंग। Cattle husbandry is done for the two purpose, milk and then draught labor for the agriculture work such as tilling, irrigations and the cartling. कैटल फार्मिंग जो है वो दो पर्पज से यूज़ होता है। जो कैटल हस्बेंड्री है, पहले तो एक उससे मिल्क मिलता है और दूसरा खेतीबाड़ी के काम में मदद मिलती है इंडियन फार्मर को। इंडियन कैटल जो होते हैं वो दो टाइप की स्पीसीज होती है, एक तो बॉस इंडिकस काव है और बॉस बुबुलिस जो बफेलोज है। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स को बोलते हैं मिल्च एनिमल। जो भी मिल्क देता है एनिमल उसे मिल्च एनिमल बोलते हैं। वाइल वन यूज फॉर द फार्म लेबर आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल। और जो फार्म में जो यूज़ होता है, ये इंटरनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फार्म में यूज़ होता है काम करने के लिए उसको ड्रॉट एनिमल बोलते हैं। तो हमारे केस में बॉस इंडिकस ये मिल्च एनिमल है और बॉस बुबलीस ये है ड्रॉट एनिमल। Milk production depend to some extent on the duration of the lactation period. Lactation period मतलब कितने लिमिट तक, कितने टाइम पीरियड तक दूध दे पाएगा एनिमल, मीनिंग द पीरियड ऑफ अ मिल्क प्रोड्यूसिंग आफ्टर the birth of a calf. So the milk producing can be increased by increasing the lactation period. तो lactation period को improve करने के बाद मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि एक्जोटिक फॉरेन ब्रीड है जर्सी और ब्राउन स्वीज, इनको लॉन्ग लैक्टेशंस के लिए डिसाइड किया जाता है। तो उनका जो ब्रीड होता है ना, ब्रीड जो होता है वो अलग टाइप का ब्रीड होता है, उसकी वजह से जो लैक्टेशन पीरियड बढ़ जाता है और मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। दूसरा है लोकल ब्रीड जैसे कि रेड सिंधी एंड साहिवाल्स, इनका फ्यूजन करके इनका हाइब्रिड बना के ऐसा एक क्रिएट किया जाता है विच इज़ रेजिस्टेंट टू डिजीज, और इनसे जो बेबी बॉर्न होता है उन्हें डिजीज होने के चांसेस कम होता है। टू कैन बी क्रॉस ब्रीड टू गेट द एनिमल विद बोथ द डिजायर क्वालिटी, और इनको क्रॉस हाइब्रिड करके आपको जो क्वालिटी के चाहिए, और दूध में क्वालिटी चाहिए या फिर आपको लैक्टेशन पीरियड बनाना है, तो आप हाइब्रिड करके एनिमल का भी हाइब्रिड करके आप लैक्टेशन पीरियड बना के मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो। प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फैसिलिटी फॉर द काउज एंड बफेलो आर रिक्वायर फॉर द ह्यूमन फार्मिंग एंड फॉर द हेल्थ ऑफ द एनिमल एंड द प्रोडक्शन ऑफ द क्लीन मिल्क एज वेल। एक तो मिल्क अच्छा मिलना चाहिए और दूसरा क्लीनिनेस अच्छी होगी तो बट ऑब्वियस वो मिल्क भी अच्छा देगा, रहेगा अच्छा, तो उसको ट्रीटमेंट अच्छी मिलेगी तो वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। एनिमल रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव द डर्ट, और एनिमल को घिस घिस के नहलाना पड़ेगा ताकि उनकी बॉडी क्लीन रहे। उनका जो एरिया होगा वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। वो उनके हेयर भी निकालने चाहिए थोड़े थोड़े टाइम के बाद। दे शुड बी शेल्टर अंडर द वेल वेंटिलेटेड रूफ शेड दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द रेन हीट एंड कोल्ड। उनके लिए एक अलग से कमरा बनाना चाहिए जहाँ पे इजीली हवा अंदर बाहर हो सके और हीट कोल्ड जैसी सिचुएशन में उन्हें प्रोटेक्शन मिल पाए। ऐसा ऐसा क्रिएट करना चाहिए टबेला या ऐसा कुछ। एंड फ्लोर ऑफ अ कैटल शेड नीड टू बी स्लोपिंग सो एज टू स्टे ड्राई एंड टू फैसिलिटेट क्लीनिंग। उनका जो स्लोप होना चाहिए वो थोड़ा स्लैंटिंग होना चाहिए ताकि जो कचरा है वो पूरा नीचे जमा हो जाए, वहाँ पे वो लोग खड़े हैं वहीं पे जमा ना हो पाए, और क्लीनिंग करने के पर्पज से थोड़ा स्लैंटिंग होना चाहिए ताकि सफाई ईजिली हो पाए। फूड रिक्वायरमेंट ऑफ द डेयरी एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप, और जो एनिमल को खाना दिया जाता है वो दो वे में डिवाइड किया जाता है। एक तो मेंटेनेंस रिक्वायर विच इज़ फूड रिक्वायर टू सप्लाई द एनिमल टू लिव हेल्दी लाइफ, ऐसा खाना जो उनको हेल्दी बनाता है। सेकेंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट विच इज़ टाइप ऑफ फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। जब लैक्टेशन पीरियड होता है तब उनको खाना दिया जाता है। एनिमल फीड इंक्लूड, एनिमल जो खाना खाते हैं उसके अंदर रफेज होता है। मोस्ट ऑफ द लार्जली फाइबर, जो कचरा होता है फॉडर्स होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर मिक्स किया हुआ होता है, तो फाइबर कम होता है, और न्यूट्रिटिव जैसे कि प्रोटीन्स है बाकी सारे न्यूट्रिशंस है वो मिक्स करके खिलाया जाता है। कैटल नीड्स अ बैलेंस्ड रेशन कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिशंस इन द प्रोपोर्शनेट अमाउंट। कैटल को बैलेंस खाना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिशंस हो। बिसाइड्स सच न्यूट्रिशंस फूड मटेरियल सर्टेन फीड्स एडिटिव कंटेनिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट
थोड़े थोड़े कम वाले न्यूट्रिएंट भी अंदर ऐड ऑन होने चाहिए ताकि उनके हेल्थ और जो मिल्क के आउटपुट है वो इम्प्रूव हो, मीन्स क्वालिटी मिल्क देने की और उनके हेल्थ की क्वालिटी इम्प्रूव हो। कैटल सफ़र फ्रॉम द नंबर ऑफ द डिजीज, कैटल्स को बहुत ज़्यादा डिसीज़ हो जाता है और मे बी उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाता है। हेल्दी एनिमल जो होगा उनको रेगुलरली उनको खाना खिलाना चाहिए, हैज़ अ नॉर्मल पॉस्चर। जो हेल्दी एनिमल होता है वो खाना रेगुलरली खाते हैं एंड उनका पॉस्चर भी अच्छा खासा होता है। द पैरासाइट्स ऑफ द कैटल में बी बोथ एक्सटर्नल पैरासाइट्स एंड इंटरनल पैरासाइट्स। एनिमल के ऊपर जब कुछ डिजीज़ वर्क कर रहे होते हैं या फिर फंगस या पेस्टिसाइड्स आ गए होते हैं तो फंगस लग गए होते हैं, एक्चुअली पेस्टिसाइड एक्सट्रीमली सॉरी, जब फंगस लग गए होते हैं तो क्या हो जाता है कि उनके अंदर बॉडी के अंदर भी पैरासाइट्स वर्क कर रहे होते हैं और बाहर भी। उसकी वजह से आप हेल्दी तो दिख रहे होते हैं एनिमल, लेकिन उनके ऊपर डिजीज अटैक कर रहे होते हैं, माइक्रोब्स अटैक कर रहे होते हैं। द एक्सटर्नल पैरासाइट्स लिव ऑन द स्किन एंड मेनली कॉज द स्किन डिजीज। अगर एक्सटर्नल पैरासाइट की बात करें तो ये स्किन के बाहर होते हैं, स्किन के ऊपर होते हैं, सो इसकी वजह से उनको ईचिंग होती है या फिर स्किन के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। इंटरनल जो पैरासाइट होता है वो जनरली वॉर्म्स होते हैं, जो कीड़े वो लोग खा लेते हैं घास के साथ या फिर फाइबर्स के साथ, स्टमक में चले जाते हैं, इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। उसकी वजह से जो फ्लूक होता है लिवर वो डैमेज हो जाता है। इन्फेक्टिसाइड्स डिजीज आर कॉज बाय द बैक्टीरिया एंड वायरस, और कुछ कुछ इन्फेक्टिसाइड्स डिजीज हो जाते हैं बैक्टीरिया और वायरस से। वैक्सीनेशन आर गिवन टू दी फार्म एनिमल अगेंस्ट द मैनी मेजर वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीज। ऐसे एनिमल को इंजेक्शन दिए जाते हैं, वैक्सीनेशन दी जाती है ताकि डिजीज के सामने वो लड़ पाए। नेक्स्ट बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग मीन्स हैंस के रिलेटेड, अंडे के रिलेटेड, मीट के रिलेटेड। पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरस्टैंडिंग टू रेज द डोमेस्टिकल फाउल फॉर द एग्स प्रोडक्शंस एंड द चिकन मीट। Therefore, improved poultry farming breeds are developed and farmed to produce the layer for the eggs and the broiler for the meat. पोल्ट्री फार्मिंग इसलिए की जाती है ताकि अच्छी क्वालिटी का मीट मिल पाए और अंडे मिल पाए। द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम बिटवीन द इंडियन एंड द फॉरेनर ब्रीड्स फॉर वेराइटी इम्प्रूवमेंट आर फोकस ऑन टू डेवलप अ न्यू वेराइटी फॉर फॉलोइंग डिजायरेबल ट्रेड्स। फॉरेन की और इंडियन ब्रीड को मिक्स करके एक नई ब्रीड क्रिएट की जा रही है। इसकी वजह से जो इम्प्रूवमेंट है, वेराइटी ऑफ इम्प्रूवमेंट जो हम चाहते हैं, टेस्ट वाइज, लुक वाइज, क्वालिटी वाइज, वो हो पाए। फर्स्ट ट्रेड देखेंगे नंबर एंड द क्वालिटी ऑफ चिक्स की। बच्चे ज़्यादा पैदा करेंगे अगर हाइब्रिड करेंगे तो। फाव ब्रॉयलर पेरेंट्स फॉर द कमर्शियल चिक प्रोडक्शंस, उनके मीट के लिए। ब्रॉयलर पेरेंट्स मीन्स जिनका मीट खाने में यूज़ हो पाए, ऐसी कमर्शियल चिक को ग्रो किया जाना चाहिए। समर अडेप्टेशंस कैपेसिटी और टॉलरेंस टू द हाई टेम्परेचर, ऐसे चिक्स होने चाहिए। जब हाइब्रिड करते हैं तो हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि ऐसे चिक्स पैदा होते हैं, ऐसे बेबीज़ पैदा होते हैं जो टेम्परेचर हाई होने में भी सर्वाइवल कर लेते हैं। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, जिनको रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ना लगे। Reproduction in the size of the egg-laying birds, the ability to utilize more fibrous, cheaper diet formulated using agriculture byproduct. Agriculture से जो byproduct मिलती है उसी से उनके नंबर ऑफ एग्स बढ़ा पाए, उनकी साइज़ जो है अंडे की वो बढ़ा पाए और ज़्यादा से ज़्यादा फाइबरस चीपर डाइट यूज़ करवा पाए उनको खिलाने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं एग एंड द ब्रॉयलर प्रोडक्शंस। Broiler chickens are fed with a vitamin-rich supplement feed for the good growth rate and the better feed efficiency. जो ब्रॉयलर चिकन होती है जो इनके मीट के लिए यूज़ हो जाती है स्पेशली, तो उनको विटामिन रिच खाना खिलाना पड़ता है ताकि उनकी इफ़िशियंसी बढ़े, उनका ग्रोथ अच्छा हो। केयर इज़ टेकन टू अवॉइड मोर्टालिटी एंड मेंटेन द फेदरिंग एंड कार्कास क्वालिटी, उनके फेदर को मेंटेन किया जाता है। अवॉइड मोर्टालिटी, उनके मरने के रेट को कंट्रोल किया जाता है, उनकी क्वालिटी इंप्रूव की जाती है। They are produced as a broiler and sent to the market for the meat purpose, और उन्हें ब्रॉयलर के एज ए प्रोड्यूस किया जाता है और फिर मार्केट में उनके मीट के लिए बेचा जाता है। फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ द पोल्ट्री फॉर बर्ड्स, गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर इम्पॉर्टेंट। अच्छे पोल्ट्री बर्ड्स के लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। दिस इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर एंड द हाइजीन कंडीशन इन द हाउसिंग। इससे क्या होगा कि टेम्परेचर मेंटेन होगा, हाइजीन कंडीशन होगी हाउस में, और पोल्ट्री फीड्स एज वेल एज द प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ द डिजीज एंड द पेस्ट। अगर ऐसा करना है तो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, हाइजीन कंडीशन देनी पड़ेगी और डिजीज और पेस्ट अटैक ना करे उसके लिए कंट्रोल करना पड़ेगा। The housing and the nutrition and the environmental requirement of the broiler are somewhat different from those of the egg layer. जो एग देते हैं और जो ब्रॉयलर में यूज़ होते हैं उनकी न्यूट्रिशिव जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो अलग अलग होती है, उनको खाना अलग अलग देना पड़ता है। The rations for the broiler is protein rich with the adequate fat,
अगर राशन के बारे में बात करेंगे ब्रॉयलर के, तो ये प्रोटीन से भरपूर होता है जिसके अंदर फैट भी हो ब्रॉयलर के लिए। द लेवल ऑफ विटामिन ए एंड की केप्ट हाई इन द पोल्ट्री फीड, और उनके खाने में ए और की विटामिन ए एंड विटामिन के बहुत ज़्यादा दिया जाता है। पोल्ट्री फाउल सफ़र फ्रॉम द नंबर ऑफ द डिजीज कॉज बाय द वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई। पोल्ट्री फाउल बहुत ज़्यादा वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स से अटैक से सफ़र करते हैं और न्यूट्रिटिव डिफिशिएंसी से भी सफ़र करते हैं। सो ये बहुत ही ज़रूरी है कि उनकी क्लीनिंग, सैनिटेशंस, डिसइंफेक्टेंट्स जो उनसे डिजीज़ ना हो वो रेगुलर इंटरवल पे उन्हें दिया जाए। अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशंस की जाए ताकि इन्फेक्शियस डिजीज़ होने के चांसेस कम हो, एंड रिड्यूस लॉस ऑफ द पोल्ट्री ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द डिजीज़, और डिजीज़ की वजह से जो पोल्ट्री की हैन और सब चीज़ें मर जाती है उससे नुकसान कम हो। नेक्स्ट बात करते हैं फिश प्रोडक्शंस। फिश इज़ अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन्स फॉर आवर फूड। फिश सबसे सस्ता एनिमल प्रोटीन है। Fish productions include the fine true fish as well as the shellfish such as prawns and the molluscus। देखने जाएंगे तो फिश के साथ साथ prawns और molluscus भी बहुत फेमस है। फिश प्रोडक्शंस में दिस टू वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फिश, वन इज़ फ्रॉम द नेचर रिसोर्सेज विच इज़ कैप्चरिंग द फिशिंग। आप नेचर से एक तो फिश को कैप्चर कर सकते हैं, ये नेचर रिसोर्सेज है। दूसरा है फिश फार्मिंग करके, कल्टीवेट करके फिश को एक पॉन्ड जैसा क्रिएट करके वहाँ पे जो फिश है वो ग्रो होगी। द वाटर सोर्स ऑफ द फिश कैन बी आइदर सी वाटर और द फ्रेश वाटर। जो फिश जो ग्रो की हुई है या तो वो फ्रेश वाटर में ग्रो होगी या फिर सॉल्टी वाटर में, सच एज रिवर और पॉन्ड्स। फ्रेश वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। फिशिंग कैन दस बी डन बोथ बाई कैप्चर, फिशिंग दोनों वे से होगी, एक तो कैप्चर करके भी नेचुरली, और कल्चर ऑफ द फिश इन द मराइन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, या फिर उसको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में ग्रो करिए। फर्स्ट बात करते हैं मरीन फिशरीज। इंडियन मरीन फिशरीज रिसोर्स इंक्लूड 7,500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन्स एंड द डीप सीज। हमारा जो कोस्ट लाइन है वो बहुत बड़ा है बियॉन्ड इट। पॉपुलर मराइन फिश वेराइटी इंक्लूड पॉम्फ्लेट, मैक्रेल्स, टूना, सारिनल्स, बॉम्बे डक्स, ये कुछ फिशेस के नाम हैं। मरीन फिशेस को पहले फिशिंग नेट के अंदर कॉट किया जाता है फिशिंग बोट्स के द्वारा। येल्स आर इंक्रीज बाय लोकेटिंग लार्ज स्कूल्स ऑफ अ फिश। स्कूल ऑफ अ फिश मीन्स पूरा फिश का झुंड पहले पहचाना जाता है, फिर सैटेलाइट के थ्रू, इको साउंडर्स के थ्रू पहचाना जाता है, एंड फिर बड़ी सी नेट डाली जाती है। सम मरीन फिश ऑफ द हाई इकोनॉमिक वैल्यू आर ऑल्सो फार्म्ड इन सी वाटर। दिस इंक्लूड फाइन फिशेस, जैसे कि कुछ कुछ जो है जो हाई इकोनॉमिक वैल्यू है, मतलब बेचने जाओगे तो बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जैसे कि मिलेट, बैटकी, पर्ल स्पोर्ट्स, शेलफिश, ये कुछ प्राउंस के नाम है, शेलफिश एक प्राउन के नाम है, मसल्स एंड द ऑस्टर्स, ये सीविड्स है। ठीक है, इन्हें हाई इकोनॉमिक वैल्यू के लिए कैप्चर की जाती है। ऑयस्टर एक्चुअली पर्ल के लिए कैप्चर किए जाते हैं। एज अ मरीन फिश स्टॉक्स गेट द फर्दर डिप्लेटेड, धीरे धीरे मरीन स्टॉक भी कम होता जा रहा है। डिमांड फॉर मोर फिश कैन ओनली बी मीट बाय द कल्चरल फिशरीज। सो फिश को ग्रो करके ही हम लोग जो बढ़ती डिमांड है उसे पहुंच पाएंगे, एंड प्रैक्टिस जो है उसको मरीन कल्चर बोलते हैं। इस हिसाब से जो डिमांड है लोगों की, उस हिसाब से पहुंचने के लिए, मीन्स सामने इतनी ज़्यादा डिमांड है, हमारे पास फ़िश नहीं है, तो वो फिश करने के कल्चर को बोलेंगे मैरीकल्चर। नेक्स्ट बात करते हैं इनलैंड फिशरी। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इंक्लूड कैनल, पॉन्ड्स, रिजर्वियर एंड द रिवर। फ्रेश वाटर रिजर्वियर के बारे में बात करेंगे तो वो है कैनल, पॉन्ड्स, रिजर्व एंड द रिवर। ब्रैकिश वाटर्स रिसोर्स वेयर इज द सी वाटर, फ्रेश वाटर्स मिक्स टुगेदर। जो सी वाटर और फ्रेश वाटर होते हैं ब्रैकिश वाटर के अंदर दोनों मिक्स हो गए होते हैं, जैसे कि स्टोरीज और लगून उसकी कुछ एग्जांपल है। ये फिश रिजर्वियर होता है। वाइल कैप्चरिंग फिशिंग इज ऑल्सो डन इन द इनलैंड वाटर बॉडीज। आप छोटा सा पॉन्ड बना के भी ये कर सकते हो, बट येल्ड इज़ नॉट हाई, बट उससे ग्रो इतना ज़्यादा नहीं होगा। मोस्ट फिशेज प्रोडक्शन फ्रॉम दिस रिसोर्सेज थ्रू द एपीकल्चर। सो मोस्ट ऑफ द जो ऐसे फिश है प्रोडक्शन वो एपाकल्चर में की जाती है। फिश कल्चर इज समटाइम्स डन इन द कॉम्बिनेशन विद द राइस क्रॉप। फिश कल्चर को कभी कभी राइस क्रॉप के साथ भी कॉम्बिनेशन में किया जाता है। थोड़ी जगह पे फिश कल्चर होती है, थोड़ी जगह पे राइस क्रॉप ग्रो होता है, सो दैट द फिश आर ग्रोन इन द वाटर इन द पैडी फील्ड। और जो भी पैडी का फील्ड का जो पानी होता है उसके अंदर फिश को ग्रो किया जाता है। मोर इंटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन इन द कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम। इस हिसाब से फिश कल्चर सिस्टम क्रिएट होती है। बोथ लोकल एंड द इम्पोर्टेड फिश स्पेसीज आर यूज इन दिस सिस्टम। इम्पोर्टेड और जो लोकल फिश है वो इस हिसाब से पैडी के पानी के अंदर ग्रो की जाती है। इन सच अ सिस्टम द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 और द 6 फिश स्पीशीज इज यूज इन द सिंगल फिश पॉन्ड। एक ही फिश पॉन्ड के अंदर 5 या 6 अलग अलग टाइप की स्पीशीज फिश की टाइप को सिलेक्ट किया जाता है। दिस स्पीशीज आर सिलेक्टेड सो दैट दे डू नॉट कम्पीट फॉर द फूड अमॉन्ग दैम हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ अ फूड हैबिट।
अलग अलग टाइप की फ़िश लेने का मकसद यही है कि अलग अलग टाइप की होने की वजह से उनकी फूड हैबिट अलग अलग होगी तो एक दूसरे के अटैक नहीं करेगी। एज अ रिजल्ट द फूड अवेलेबिलिटी इन द ऑल द पार्ट ऑफ पॉन्ड इज़ यूज। सो पॉन्ड भी क्लीन रहेगा क्योंकि ये जो फिश होगी उसे खाने की तरह यूज़ कर लेगी। एज अ कैटलास द सरफेस फीडर, कैटलास जो होती है वो सरफेस के ऊपर जो खाना क्लीन करने का काम करती है, नदी के अंदर क्लीन करने का काम करती है। पोन्स के अंदर रोलर्स है जो मिडल जोन को क्लीन करती है, और मृगल्स है और कॉमन कार्प है वो बॉटम फीडर है, लेकिन बॉटम का एरिया खाती है। एंड ग्रास कार्प है वो वीड्स है। टुगेदर दिस स्पीसीज कैन यूज ऑल द फूड इन दिन पॉन्ड्स विदाउट कम्पीटिंग विद ईच अदर्स। और ये सारी फिशेज है एक ही पॉन्ड में रहेगी तो वो कॉम्पिटिशन नहीं करेगी। एंड दिस इंक्रीज द फिश येल्ड फ्रॉम द पॉन्ड। इससे जो पॉन्ड का येल्ड है फिश का, मतलब फिश का जो ग्रो होगा, प्रोडक्शन होगा, वो बढ़ जाएगा। One problem with such competition fish culture is that many of this fish breed only during the monsoon। और ये जो मानसून है वो एक ही सीज़न के अंदर बेबी बॉर्न करती है, बच्चे देती है, अंडे देती है। इवन इफ द फिश इज कलेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड इट कैन बी मिक्स विद दैट्स ऑफ द अदर स्पीसीज। कभी कभी यह होता है एक दूसरे के स्पीसीज के बच्चे एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। सो अ मेजर प्रॉब्लम इन द फिश फार्मिंग इज द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि गुड क्वालिटी ऑफ द सीड्स जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं रहते। To overcome this problem, we have now been work out to breed this fish in the ponds using the hormonal stimulations। अगर ये प्रॉब्लम से बाहर आना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ब्रीड के ऊपर, हार्मोनल सिचुएशंस के ऊपर हम लोग वर्क कर सकते हैं, ताकि हार्मोनल सिचुएशन पता पड़ जाए कि ये बेबी ग्रो करने वाले, तो हम लोग उसको दूसरे किसी छोटे से पॉन्ड में शिफ्ट करके वो बेबी को अलग ही कर ले ऐसे। दिस हैज़ इंश्योर द सप्लाई ऑफ द प्योर फिश सीड्स इन द डिज़ायर क्वालिटी। इससे क्या होगा कि एक डिज़ायर क्वालिटी का जो सप्लाई है फिश का वो मिल जाएगा हम लोग को। जो क्वालिटी की फ़िश चाहिए वो क्वालिटी की फ़िश मिल जाएगी हम लोग को। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़ अ बी कीपिंग। हनी वाइडली यूज़ होता है एंड बी कीपिंग इसीलिए हनी को गेट करने का एक एग्रीकल्चर एंटरप्राइज का एक मकसद है। बी कीपिंग बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट पे चालू होता है और फार्मर उसको एडिशनल इनकम की एज अ बी एक्टिविटी चालू रखते हैं। एडिशन टू हनी बी हाइव्स आर सोर्स ऑफ द वैक्स विच इज़, हनी के साथ साथ वैक्स भी मिलता है। मेडिसिनल प्रिपरेशंस करने में भी ये बी का जो हनी होता है वो मदद मिलती है। लोकल वैरायटी ऑफ बी यूज फॉर द कमर्शियल हनी प्रोडक्शंस आर एपिस कैरेना इंडिका एंड कॉमनली नोन एज द इंडियन बीज, डोरसाटा और रॉक बीज, एनोफ्लोराई, द लिटिल बीज, ये कुछ बीज के नाम दिए हुए हैं। इटालियंस बी के बारे में बात करें तो मैलीफेरा हैज़ बीन बॉट टू इंक्रीज द येल्ड ऑफ हनी। हनी का इंक्रीज करने के लिए जो इटालियन बीज है उसका यूज़ किया जाता है। दिस इज़ वेराइटी कॉमनली यूज फॉर द कमर्शियल हनी प्रोडक्शन। और ये सारी बीज को हनी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। द इटालियन यहाँ पे कुछ बताया हुआ है कि किस हिसाब से उसे ग्रो की जाती है डब्बे के अंदर। द इटालियन बीज हैव अ हाई हनी कलेक्टिंग कैपेसिटी। हनी बीज, इटालियन बीज के बारे में बात करें तो ये हनी को बहुत ज़्यादा कलेक्ट करती है। एंड दे स्टिंग समवॉट लेस, और वो काटती भी कम है। दे स्टे इन द गिवन बीहाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड। उनको जो बीहाइव दिया होता है उसमें लंबे टाइम तक, जहाँ उनका रहने का जगह बीहाइव मीन्स लंबे टाइम तक वहाँ पे ही रहती है। एंड ब्रीड वेरी वेल, खाना अच्छे से खाती है, हनी अच्छे से कलेक्ट करती है। फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन बीज फार्म आर एपरीज आर एस्टैब्लिश। सो इस हिसाब से हनी के प्रोडक्शन के लिए बी फार्म्स, एस्पेर इसको बी फार्म्स बोलते हैं, इसके लिए बी के बड़े बड़े फार्म्स लगाए जाते हैं। वैल्यू और क्वालिटी ऑफ द हनी डिपेंड्स अपॉन द पैस्चरल्स, क्या खाना मिलता है, फ्लावर की एबिलिटी किस हिसाब से, इस हिसाब से वो नेक्टर या पोलन कलेक्ट करती है बीज। In addition to the adequate quality of pastures, the kind of a flower available will determine the taste of honey। आजू बाजू उनको कौन कौन से फ्लावर मिलते हैं उस हिसाब से वो हनी का टेस्ट डिसाइड करता है कि वो कौन से हनी को बनाएंगी बीज। सो इसके लिए ये सजेशन होगा कि जो फार्मर्स होंगे वो आजू बाजू ऐसे क्रॉप ग्रो करते होंगे, ऐसे फ्लावर्स ग्रो करते होंगे, ताकि बीज को बहुत दूर तक भी नहीं जाना पड़े और उनको जो चाहिए टेस्ट वो फ्लावर में से, नेक्टर में से यहाँ पे बीज कलेक्ट करके उनके जो बीहाइव में है वो कलेक्ट कर ले, और फिर प्रोडक्शंस के लिए हो जाए तो फिर वो उसमें से हनी निकाल पाए, वैक्स निकाल पाए और दूसरी मेडिसिन बना पाए। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।